स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है किस चीज़ का? जब कोई चीज़ कम आए तो उसको हम लोग इनकम कहते हैं। इनकम टैक्स। क्यों? इनकम टैक्स, अगर हम टैक्सेशन को पार्ट में बांटें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। कितने तरह के टैक्स होते हैं हमारे देश में? पहले टाइप के टैक्स को कहते हैं और दूसरे टाइप के टैक्स को कहते हैं। टैक्स है लेकिन दो तरह के। क्या ज़रूरत है पहली चीज़ टैक्स की, और वो भी दो तरह के? क्यों? टैक्स जिसको कहते हैं कर, क्या पहले, इसके पहले जब तक ये इनकम टैक्स एक्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1961, इसके पहले कभी कोई टैक्स होता था क्या? हाँ, इसके पहले भी इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। ठीक। अच्छा, इसके पहले कभी कोई टैक्स लगाता था क्या? राजा महाराजाओं के समय कोई टैक्स होता था? तो तुम्हें कैसे मालूम? अगर होता था तो तुम्हें कैसे मालूम कि होता था? कैसे? सुना है? किससे? मूवी देखा है। लगान के तौर पर हम लोग टैक्स मांगते थे। किसके तौर पे? लगान के तौर पे मांगते थे। नहीं मांगते थे? रीजन क्या है? टैक्स चार्ज करने का पर्पस क्या है? गवर्नमेंट कमाती है। गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करती है? कमाती नहीं है, आपके ही पर्पस के लिए खर्च करती है। घर से यहाँ तक आए, रोड से आए या कहीं और से आए? रोड से आए। वो रोड किसने बनाया? सरकार ने। किसके पैसे से बनाया? हाँ, हम लोग के पैसों से बना। हॉस्पिटल में जाते हो, सिविल हॉस्पिटल्स में 1 रुपए में इलाज होता है। कोई डॉक्टर बगल में ना आए, 1 रुपए में वो इलाज करके देता है। कैसे पॉसिबल है? टैक्स से। स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस 1 या 2 रुपए में पढ़ाई हो जाती है। अब तो 8th तक सारी पढ़ाई फ्री। अरे पढ़ाई को मारो गोली, कॉपी और किताबें भी फ्री। पेंसिल पेन चाहिए वो भी फ्री। उसको भी मारो गोली, खाना भी चाहिए वो भी फ्री। मिड डे मील, कभी छिपकली कभी चूहा मिलता रहता है वो एक्स्ट्रा है, कॉम्प्लीमेंट में मिलती है। तो हाँ, अब बोलो तो ये फ्री है। ये सारी चीजें क्या मिलती हैं? कौन देता है? गवर्नमेंट। किसको? हमको। कहाँ से? गवर्नमेंट कुछ कमाती है, उसने कोई बिजनेस खोल रखा है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है उसका, या शुगर मिल चलाती है? कुछ नहीं। वो हम लोगों से टैक्स चार्ज करते हैं। जैसे हमारे घर पे, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, हम लोग के घर पे 7 से 8 मेंबर हैं, सारे लोग कमाते हैं। 5 साल का बच्चा भी हम कमाएंगे तभी खाने को मिलेगा। कमाने वाला घर पे कितना? 1 या 2 लोग होते हैं। और खाने वाले कितने? 8 लोग होते हैं कि नहीं होते? आखिर कैसे चलता है घर का खर्चा? अरे बोलना, कैसे चलता है? कौन कमाता है? तुम्हारे घर में कौन कमाता है? पापा या मम्मी जो कमाए, और पूरे घर वालों का खर्च चलता है। अच्छा, जो कमाऊ होगा, अब घर चलाने की जिम्मेदारी घर पे कोई बुजुर्ग आदमी है, बेटा या बेटी जो कमा कर आएगा दे देगा, लो मम्मी लो पापा। ये सरकार है। मम्मी पापा क्या हैं? सरकार हैं। उनके बेटे बेटियां क्या है? जो कमाने वाले हैं। प्रजा है, कमाऊ पूत हैं सब। उनसे वो पैसा लेते हैं और सारे बच्चों पर खर्च करते हैं। किस पर खर्च करते हैं? सारे बच्चों पर। वही टैक्स का सिस्टम है। सरकार हमारी क्या है? माई बाप। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तो वो हमारे ऊपर खर्च करती है। किससे पैसा चार्ज करती है? कमाऊ लोग जो होते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। तुमने आज तक कभी टैक्स दिया है? नहीं, टैक्स देते हो तुम? बोलो ना। हाँ, और यस सर गलती हो गई। अरे बोलो, टैक्स दिया है?
जब तुम पहली पहली बार चिल्लाए थे उआ उआ करके, अच्छा रोए थे, चिल्लाए नहीं थे, रोए थे, तो तुमको इंजेक्शन लगाया गया होगा, उस इंजेक्शन में भी तुमसे टैक्स लिया गया। इसको टीका याद आ रहा है, केवल टीके का ही तुमको इंजेक्शन लगा है, कई इंजेक्शन लगते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब जब हम लोग दवा लेते हैं, मतलब ये इंजेक्शन मतलब केवल इंजेक्शन ही, और भी चीज़ें होती है, दवा, खाना पीना, है कि नहीं, सेरेलैक वगैरह पिए होगे बचपन में, तो उस समय जो हम लोग पैसा देते हैं दुकानदार को, टैक्स के साथ देते हैं, बिना टैक्स के देते हो तो इतने बड़े ऐसे ही हो गए। अगर सेरेलैक नहीं मिलता तो शायद इतने हट्टे कट्टे भी नहीं होते। नहीं समझे? कहने का मतलब ये कि हम लोग ये पेन खरीद कर ला रहे हैं, तुम जो ये पेन खरीदे हो इस पे टैक्स दियो तुम? नहीं, इस पे टैक्स दियो तुम? भाई कॉपी पर? हेयर सैलून में जाते हो बाल कटवाने, टैक्स देते हो? हाँ, टैक्स जाता है। जितनी चीजें हम लोग सुबह से शाम तक, टेम्पो से आए हो टैक्स दे करके आए हो। कितनी नॉलेज है तुम लोग के पास? कभी लिया है हिसाब किताब कितना टैक्स गया दिन भर में? बचपन से अब तक लाखों रुपए तुम टैक्स के नाम पर दे चुके और पता भी नहीं चला। इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो पता ना चले। क्लियर? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट हिट करना। जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है उसको अपनी जेब से दिखता है, जाके वो चीज दिखती है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दोनों टैक्सेस में फर्क है। ये चार्ज किया जाता है पर्सन के ऊपर, किसके ऊपर? और ये चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर, प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है पर्सन के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, ये एक्ट पहले से ही एबॉलिश हो चुका है। अब सरकार ने कहा गिफ्ट टैक्स कोई जरूरत नहीं, हटाओ हटाओ, हटा तो दिया, उसके बाद अपनी गलती का एहसास हुआ कि लोग जिसको मन में आए उसको गिफ्ट दे दे रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे। पहले तो कुछ कंट्रोल में गिफ्ट था जब तक गिफ्ट टैक्स था, अब तो जिसको देखो उसको गिफ्ट दे दे रहा है और बिना टैक्स के। तो सरकार को प्रॉब्लम समझ में आई। 3 साल तक 4 साल तक हिंदुस्तान बिना गिफ्ट टैक्स के रहा और उसके बाद सरकार ने जो रेलिवेंट प्रोविजंस थे वो उसमें ऐड कर दिए डायरेक्ट अब इनकम टैक्स में। दोबारा इसको इंट्रोड्यूस करने के बजाय सारे अमेंडमेंट किस में कर डाले? इनकम टैक्स में। यानी इनकम टैक्स में ही अब आप गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, अलग से हमको गिफ्ट टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इस समय गवर्नमेंट ने किसको हटाया है? वेल्थ टैक्स को हटा दिया। रीज़न इसके पीछे ये है कि भाई जो ज़्यादा कमाता है वो ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स दे चुका होता है, जो ज़्यादा कमाता है वो ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स दे चुका होता है, और वेल्थ टैक्स इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता जीडीपी में, बहुत ही नॉमिनल होता है। अब उसके पीछे पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, तो कहा गया भैया इसको साइड करो, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग को अब क्या पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स में? केवल और केवल इनकम टैक्स। तो आज की डेट में डीटी का मतलब केवल इनकम टैक्स, बाकी कोई टैक्स नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें, प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जो लगता है, पहला लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्टेट टैक्स होता है जो सेल पर लगता है। किस पर लगता है? दूसरा लगता है सीएसटी, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये भी सेल्स टैक्स होता है लेकिन सेंट्रल लेवल का होता है, ये भी सेल पर चार्ज किया जाता है। जो हमारा स्टेट वैट होता है, स्टेट टैक्स होता है, ये इंट्रा स्टेट ट्रेड पर लगता है। और सीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदने और बेचने पर, यानी
इंटर स्टेट ट्रेड पर लगता है। पक्की बात है। सामान को एक ही स्टेट के अंदर खरीदें और बेचें तो वहां पर लगेगा स्टेट वैट। सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीदें बेचें तो वहां लगेगा इंटर स्टेट टैक्स यानी कि CST। तीसरा है आपका एक्साइज ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी, जो चार्ज होती है मैन्युफैक्चर पे। जब आप कोई सामान किसी चीज़ का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज होती है और उस ड्यूटी को हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। उसको हम क्या नाम देते हैं? एक और टैक्स चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या नाम देते हैं? ये आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर चार्ज होता है। सामान आप विदेश से लाओ या सामान आप विदेश में बेचो, उस समय आपके ऊपर जो ड्यूटी चार्ज होगी उसको हम कहेंगे कस्टम ड्यूटी। एक और ड्यूटी है, एक और टैक्स है जो चार्ज होता है सर्विसेज पर। किस पर? ये तो हमारे सारे किस पर लग गया? प्रोडक्ट पर। किस पर लगा? लेकिन सर्विसेज पर भी टैक्स लगता है जिसको हम नाम देते हैं सर्विस टैक्स। ये भी सेंट्रल लेवल का होता है। किस लेवल का होता है? अच्छा, इन सारे टैक्सेस में केवल वैट ऐसा है जो स्टेट लेवल का है, बाकी सारे देखो तो हमारे सेंट्रल लेवल के टैक्सेस हैं, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, चाहे CST हो और चाहे सर्विस टैक्स हो। तो प्रोडक्ट पर इतने टैक्सेस लगते हैं और सर्विसेज पर एक टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स। नोट करना है तो करें, नहीं तो आगे बढ़ें। देखें इधर, हमको जो बात करनी है ना वो किसकी करनी है? आज की डेट की अगर हम बात करें, अगर हम आज की डेट की बात करें तो मैक्सिमम जो रेवेन्यू का कलेक्शन होता है ना, वो नियर अबाउट
15 to 20% गवर्नमेंट को यहां से होता है। चलो मान लेते हैं 20%, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं 20%, और 80% कलेक्शन किसका होता है गवर्नमेंट को? इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। ये मैंने शायद ज़्यादा बता दिया, 15% है। मान लेते हैं 20% और इसका कितना? 80%। जबकि अगर खर्च की बात करें, कॉस्ट की बात करें, इस टोटल खर्चे का नियर अबाउट इसमें जाता है और इसमें भी नियर अबाउट उतना ही जाता है। कहने का मतलब इसमें उल्टा लॉस हो रहा है और इसमें प्लस है। क्या तुमने कभी ऐसा बिजनेस किया है लॉस पे बिजनेस करो? बीच में किसी एक पॉलिटिशियन का इससे 7-8 साल पहले एक आया था कोटेशन कि अगर मैं होता फाइनेंस मिनिस्टर तो मैंने अब तक डायरेक्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया होता, सारे सीए रोड पे आ गए होते। बोल, गड़बड़ था ना? गड़बड़ इस मुद्दे पर नहीं है कि किसी के रोजगार को धक्का लगेगा। क्या बंद कर देना चाहिए डायरेक्ट टैक्स? क्यों भाई, लॉस दे रहा है तो बंद ना करो। हमें पर्पस समझना पड़ेगा कि आखिर ये डायरेक्ट टैक्स आया क्यों। डायरेक्ट टैक्स लाने के पीछे जो रीजन है दैट इज कैपिटलाइजेशन को इनकरेज ना करना। अगर हम डायरेक्ट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो अमीर और गरीब और गरीब हो जाएगा। सर इसका फायदा कैसे है, जरा ढंग से देखो। ये जो हिंदुस्तान के सब करोड़पति अरबपति सब इस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग अभी नहीं है कहीं पर, हम लोग अभी भी नहीं है। देखो ना, ये इनकम कमाने वाले हम लोग अभी भी नहीं है, अब कहीं आ गए। नहीं, पक्का ना? हाँ या ना? अब जो पैसा ज़्यादा कमा रहा है उससे पैसा लो। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या? उससे पैसा लो और कैपिटलाइजेशन को डिस्करेज करो। मान लो गवर्नमेंट ने इन पर टैक्स लगाया, इतना रुपया निकल करके बाहर आ गया 2 मिनट के लिए, और इस रुपए को इसमें फिलअप करो। नहीं समझे? जब ये पैसा इसमें आएगा तो काफ़ी हद तक लोग क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इनइक्वालिटी की समस्या नहीं रहेगी। इकोनॉमिक्स में तुम लोगों ने गिनी इंडेक्स पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो कुछ इसी के लिए था, ठीक है ना? ये अनइक्वलाइजेशन को इक्वलाइजेशन में लाने की कोशिश करता है, कैपिटलाइजेशन सिस्टम को खत्म करता है, पूंजीवाद की समस्या को खत्म करता है। अब बस बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, तुम रोडवेज गए, रोडवेज पे तुम्हें अपने घर जाना था तो 200-400 किलोमीटर चलनी थी बस पे बैठ गए, कोई नहीं आया तुम्हारे इसी में, बस चलेगी? अकेले ले जाएगी तुमको? हाँ बोलो ना। प्राइवेट नहीं थी बेटा, सरकारी थी, और वो चलेगी। ट्रेन में बैठ गए, टीटी आया, दिल्ली जाने वाला अकेला उतर, टिकट का पैसा ले, 1 करोड़ की गाड़ी, तू 10 करोड़ की गाड़ी ले जाएगा दिल्ली तक, उतर। अरे नहीं, वो चलेगी। गवर्नमेंट भी अगर इस तरह से फ़ायदा और घाटा देखने लगे ना तो हो चुका कल्याण। पैदा हुए नहीं, रोए थे नहीं कि टीका लगाने वाले पहुंच गए। किस लिए आए? पोलियो का टीका लगाने वाले, है कि नहीं? नहीं आते सब। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा उसमें? ये इतने टीके लगा कर बैठे हो इसका फायदा क्या फायदा? गवर्नमेंट जानती है अगर हमारी प्रजा हेल्दी रहे, अच्छी नहीं हेल्दी रहेगी हेल्दी रहेगी तो हमारे देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। अगर बीमार रहेगी तो हमारे देश का ग्रोथ नहीं होगा। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है।
अगर आप गाड़ी में अकेले भी जाते हैं तो भी आपको गाड़ी वहाँ पहुँचाती है। गवर्नमेंट ये नहीं देखती हमको किस बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है और कहाँ से हमको नुकसान हो रहा है। जहाँ जहाँ नुकसान हो उसको बंद करो। तो कल से टीका लगना बंद, कल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद, कल से गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद, सब बंद। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। ये समझ में आया पर्पस? इसलिए हम लोग डायरेक्ट टैक्स को हटा नहीं सकते। चले आगे। अच्छा सर, ये इनकम टैक्स देता कौन है? हम हिंदुस्तान के सिटीजन से टैक्स मांगेंगे या अमेरिकन सिटीजन से टैक्स मांगेंगे? इंडियन सिटीजन से इनकम टैक्स मांगे या अमेरिकन सिटीजन से टैक्स? बोल, अमेरिकन से तुम मांगने जाओगे? बोलो। नहीं तुम ब्रिटेन वालों से मांगने जाओगी, तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश से मांगने जाओगे, भूटान से मांगोगे? मांगेंगे। ऐसे कैसे तुम लोग बोल रहे हो नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। अब समझो एक लाइन जो मैं बोलता हूं, इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है हर उस बंदे से। अब हिंदुस्तान का, ठीक है, ये हिंदुस्तान आधा हिंदुस्तान बना, बाकी तो हमें आता नहीं है, शर्म की बात, लेकिन आती नहीं। तो देखो इधर, सुनो इधर, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, मैंने क्या बोला? इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके अगर कोई भी बंदा, कुलभूषण खरबंदा नहीं, कोई भी बंदा कुछ भी कमाएगा, मैंने फिर से बोलता हूं, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, चाहे हवा, चाहे पानी, चाहे जमीन, कुछ भी यूज करके आप कुछ भी कमाते हो तो उस कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर इंडियन और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन हो या नहीं हो। अगर आपने इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ कमाया है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज अ इनकम टैक्स। अगर कोई अमेरिकन आ जाए, सुन, अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आ जाए और उस पर टैक्स हम लोग ना लगाएं तो खूब कमाएगा और दांत दिखाएगा, चला जाएगा। वो यहाँ कमाने का अड्डा बना लेगा और हम लोग यहाँ पैदा होकर कहेंगे हम लोग की तो किस्मत ही खराब थी, हम लोग के ऊपर टैक्स लग गया ना। अब सबकी किस्मत एक जैसी है। अब अमेरिकन कोई आएगा इंडिया में, ब्रिटिश नागरिक कोई आएगा इंडिया में, अगर वो कुछ कमाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए, किसका यूज करते हुए? इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए। तो एक चीज तो दिमाग में आज के बाद बैठ गई कि टैक्स, इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप के बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता। इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप के बेसिस पर चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इंडियन इनकम टैक्स चार्ज किसके बेसिस पर किया जाता है? इनकम टैक्स हमेशा किसी भी बंदे की रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स कभी भी किसी भी पर्सन के, वर्ड क्या यूज किया मैंने? पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से चार्ज किया जाता है। हम लोग सिटीजनशिप के हिसाब से कभी भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते। किसके बेसिस पर चार्ज करते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटसशिप, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय निवासी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? निवासी स्थिति बोलते हैं। यानी किसी भी पर्सन, किसके? पर्सन। क्या तुम पर्सन हो? ना, तुम लोग इंडिविजुअल हो। बोलने दो, तुम लोग इंडिविजुअल हो।
क्या हो? इंडिविजुअल, जो पर्सन का एक पार्ट है। पर्सन तो हो लेकिन तुम लोग इंडिविजुअल हो। क्या हो? इंडिविजुअल हो। अभी थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस करेंगे। इन टोटालिटी इतने तरह के पर्सन होते हैं। पर्सन में 7 कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 7 कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। यानी पर्सन में 7 तरह के लोग आएंगे। देखेंगे कौन कौन से लोग आते हैं। फिलहाल तो किसी भी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। बात खत्म। सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं, पक्का। अब जरा मैं क्लियर कर दूं तुम लोगों को फाइनेंस एक्ट के बारे में। हम लोग को कहा जाता है कि सर हम लोग का एग्ज़ाम मई या जून 2016 में होगा या नवंबर दिसंबर 2016 में होगा। सर सुनने में ये आता है ना, जो अभी टैक्स चल रहा है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए जो रेलिवेंट है वो है फाइनेंस एक्ट 2015। गलत बोल दिया ना? क्या होगा यहाँ? 15 या 16? यहाँ क्या होगा? 15। क्या होगा यहाँ? बोल। 14 नहीं, यहाँ तो 14 या 15 दोनों नहीं हो सकता। 16 भी हो सकता है। 14 15 का मतलब ये नहीं कि 15 होगा 14 होगा, 16 भी हो सकता है। हाँ बोलो। तुम लोग को जो एग्ज़ाम देना है वो फाइनेंस एक्ट 2015 से, ये इफेक्टिव होता है 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, जिसको हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर। और टैक्स आपको जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। यानी इनकम टैक्स में हमको 2 ईयर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, दूसरे को कहेंगे असेसमेंट ईयर। चलो थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग कर दें, उसके बाद फिर मैं फाइनेंस एक्ट 2015 के बारे में बताता हूँ कि कैसे तुम लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। सुबह हम काम पे गए, ठीक, रात में हम लौटे थके हारे बिल्कुल, बॉस की गालियाँ, तो कलीग्स के उल्टे सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, सीनियर और जूनियर। हो ही रहा है। घर पे आए रात को थके मारे, गाड़ी किनारे रखी, देखा मेरे घर के बाहर एक आदमी खड़ा है, पहरा दे रहा था। मैंने कहा तू या कैसे? कह रहा मैं इनकम टैक्स वाला हूँ। दिन भर में कितना कमाया? मैंने कहा कितना कमाया? कहा हाँ टैक्स देना है तेरे को। दिन भर में कितना कमाया, हिसाब दे। मैंने कहा अभी देता हूँ। दिन भर का हिसाब दिया, चैन से जाकर सो गया। अगले दिन फिर खड़ा था बाहर। अब मानो आग लग गई शरीर में। कह रहा हिसाब दे, चाकू निकाला, ले हिसाब बराबर, टैक्स दे दिया मैंने पूरा। अब ऐसे गवर्नमेंट कब कब किसके किसके घर के बाहर एक एक पहरेदार रखेगी तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का। अरे तुम वसूली वाले हो भाई, वसूली भाई हो, घर के बाहर रहते हो, पहरा देते हो। पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है डेली डेली टैक्स मांगे। कब कब टैक्स मांगेगी? एक एक महीने पर, वो भी पॉसिबल नहीं है। पूरे 1 साल का गवर्नमेंट कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को। कब स्टार्ट होता है? और ये ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 2016 को। जितना बेटा कमा सकते हो कमाओ, जितना कमा सकते हो। कोई भी वसूली भाई तुम्हारे घर के बाहर पहरा नहीं देगा। बात समझ में आई? आपको जितना कमाना है आप कमाओ। हाँ,
जब कमाते हो तो उस ईयर को हम लोग नाम देते हैं प्रीवियस ईयर। क्या नाम देते हैं? अब बेटा कमा लिए, अब हमें टैक्स दो, अब तुम्हारे टैक्स देने का वक्त हो गया शुरू। जैसे ही ये वक्त खत्म हुआ, ये वक्त शुरू हो गया। हाँ या ना? जितना भी कमाया है उसको एसेस करो। क्या करो? एसेस्ड करो, जिसको हम कहेंगे एसेसमेंट ईयर। कमाएंगे हम प्रीवियस ईयर में और टैक्स देंगे हम एसेसमेंट ईयर में। कमाएंगे हम प्रीवियस ईयर में और टैक्स देंगे हम एसेसमेंट ईयर में। हाँ या ना? ये जो हम लोग आज खड़े हैं वो कौन सा ईयर है? 2015 एंड 16। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। जो भी मैं कमाऊंगा इस ईयर में वो हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर। जो मैं आज कमाऊंगा, अगले महीने कमाऊंगा, उसके अगले महीने कमाऊंगा, जो पिछले महीने कमाया, उसके पिछले महीने कमाया, वो सब ईयर 2015-16 का पार्ट है। वो मैं कमाता जा रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर में चला जाता है। जैसे ही 31 मार्च 2016 खत्म होगा, 1 अप्रैल 2016 स्टार्ट होगा, समझ लो जितना भी मैंने इस पीरियड में कमाया, अब उसके लिए टैक्स देने का वक्त आ गया। अब उसका टैक्स देने का वक्त आ गया, जिसको हम नाम देंगे एसेसमेंट ईयर। जिसको हम नाम देंगे एसेसमेंट ईयर। पक्का ना? हाँ या ना? अच्छा, यानी इधर हम 1 साल बिजनेस करेंगे और 1 साल क्या करेंगे? टैक्स देंगे, खाली बैठ जाएंगे, कोई धंधा काम धंधा नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, इसमें भी कमाओगे? तो जब इसमें कमाओगे उसके लिए ये बन जाएगा प्रीवियस ईयर, और इस ईयर कमाई के लिए जो असेसमेंट ईयर बनेगा वो 17-18 बन जाएगा। हाँ या ना? पक्की बात है। फिर इसमें जो कमाओगे वो बन जाएगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर, और 18-19 हमारा बन जाएगा असेसमेंट ईयर। क्लियर है? ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। ये नहीं कि 1 साल काम किया, अब तो टैक्स देने का वक्त आया, धंधा बंद करके घर पे बैठ गए कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सब काम नहीं। हटाए? हटा दें? कोई दिक्कत? वापस आते हैं। तुम लोगों ने बजट सुना होगा। 28 फरवरी को आम बजट अनाउंस्ड होता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, देश के फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं आम बजट। ये क्या होता है? आम का मतलब वो अलाम मत समझना। हाँ बताओ। बिल्कुल सही है। इसमें ये बताया जाता है जो 28 फरवरी 2015 को बजट आया था, किसने दिया था? पक्का ना? अरुण जेटली ने दिया था। ये 28 फरवरी को है और नाम क्या है इसका? बजट। बजट का मतलब क्या होता है? जो बीत गया उसका लेखा जोखा, जो बीत गया उसका हिसाब किताब। हाँ, अच्छा, बजट का मतलब होता है जो आगे होगा। पक्की बात है ना? जितना खर्चा करना है, कितनी कमाई होगी, ये सब इसमें लिखा रहता है। और वो डेट कौन सी है? 28 फरवरी। और इसमें जो बजट अनाउंस्ड हुआ है 28 फरवरी 2015 को, वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 तक। कि बेटा अब आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो काम करोगे, जैसे जैसे करोगे, उस पर ये टैक्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये प्रीवियस ईयर ही तो हुआ। हमको पहले से ही बता दिया जा रहा है जो जो काम जैसे जैसे करोगे द टैक्स इंसिडेंस विल बी दिस वन। उसका पूरा सिस्टम बता दिया जा रहा है। एडवांस में हमको मालूम है कि आज हम जो काम कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगेगा, आज हम जो काम कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगेगा, वो हमें आज ही मालूम है क्योंकि वो अनाउंस हो गया था बजट में। लेकिन हाँ, इसका टैक्स मुझे देना कब पड़ेगा? 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 को। इसको हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर। पक्की बात है? हाँ या ना? तो फाइनेंस एक्ट 2015 एप्लीकेबल है कब से? फाइनेंस एक्ट 2015 किस ईयर के लिए होता है? फाइनेंस एक्ट 2015 किस ईयर के लिए होता है? 15, 16 या 16, 17?
फाइनेंस एक्ट 2015 किस साल के लिए है? 15-16 या 16-17? पक्की बात है। टैक्स गवर्नमेंट को किससे मतलब है? गवर्नमेंट को किससे मतलब है? टैक्स से। तो फाइनेंस एक्ट 2015 अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये ईयर 16-17। ईयर कौन सा? 16-17। देखो ना, आप लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें कहीं क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर। देखो ना, उस पर ऊपर पर लिखा है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को तो कोई तवज्जो ही नहीं देता। मेरी बात समझना, क्योंकि टैक्स का कैलकुलेशन कब होता है? असेसमेंट ईयर में। कब होता है? तो हम लोग किसको तवज्जो देते हैं? असेसमेंट ईयर को, ना कि प्रीवियस ईयर को। अगर मैंने कहीं लिख दिया ईयर 2015-16 तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर की या असेसमेंट ईयर की? असेसमेंट ईयर की। ये याद रखना। अगर कंफ्यूजन है कि ये ईयर प्रीवियस ईयर है या असेसमेंट ईयर है तो बेटा उसको असेसमेंट ईयर ही मानना। अब क्लियर है? क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स में किसको बेस लेकर के चलते हैं? हमेशा असेसमेंट ईयर को। तो फाइनेंस एक्ट 2015 इज एप्लीकेबल फॉर 16-17। अब याद रहेगा? अब याद रहेगा? सिस्टम है सामने। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, सुनना ढंग से, अब ढंग से मेरी बात सुनते जाना। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, कानून बना है। तुम्हारा नाम तुमसे पूछ कर रखा गया? तुम्हारा नाम तुमसे पूछ कर रखा गया? रख दिया गया। लेकिन इनकम टैक्स का नाम रखने से पहले इसका नाम पूछा गया। रख दें? कोई भी एक्ट जब तक उसको स्पेसिफिकली गाइडलाइंस ना दी गई हो तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। तब तक वो कोई काम, एवन उसको उसका नाम भी पूछ कर रखा जाता है, और वो सेक्शन होता है सेक्शन 1। और मैं केवल इनकम टैक्स की नहीं, सारे एक्ट की बात बताता हूं। क्या? सारे एक्ट की बात बताता हूं। एक्ट को इस तरह से लिखा जाता है जैसे कोई एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार होता है, छठी कहते हो ना, छठी। और जब बड़ा होता कहता है छठी का दूध याद दिला दूंगा। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? क्या होता है वो नाम संस्कार, उसी दिन नामकरण होता है। हमें तो नहीं याद है, वो हमें याद दिलाएगा। चलो। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे हमारा नाम पूछ करके रखा जाएगा। कोई भी एक्ट हो, बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, हाँ या ना, कॉलेज जाने लगा, पढ़ लिख करके फिर शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़ा हुआ, स्वाहा। होता ही यही है, और कुछ है? सेम यही चीज़ हमारी किसी भी एक्ट को बनाने में होती है। जब तुम लोग एक्ट को बिल्कुल लाइन से स्टडी करोगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, देन यू विल कम टू नो अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम। अगर आप जंप मार चलो, आज हम लोग पीजीबीपी पढ़ लेते हैं। अच्छा चैप्टर है, 2 महीना ले लेता है, आज हम लोग वही स्टार्ट करते हैं, 1 महीना ले लेगा। मज़ा तो बहुत आएगा, और ऐसे मज़े आएंगे कि न तो दाएं समझ में आएगा न तो बाएं समझ में आएगा। लिखा इस तरह से जाता है। अब कंपनीज एक्ट की बात करो, सबसे पहले क्या कंपनीज का नामकरण क्या है, उस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट ने नाम दिया उसको। उसके बाद कंपनी बनती कैसे है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अभी तो हम कंपनी के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद आते हैं कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, डिवेंचर इशू कैसे करती है, ये सब तो जानते हो। उसके बाद कंपनी की प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, क्या मतलब मीटिंग्स कब ऑर्गेनाइज होती है, शेयर होल्डर मीटिंग क्या होती है, डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होती है, ये सब देखते हो। और उसके बाद क्या देखते हो, डिविडेंड वगैरह कैसे कंपनी डिक्लेयर करती है, डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है, ये सब जानते हो चीज़ें। और उसके बाद कंपनी ख़त्म कैसे होती है, पेनाल्टी कैसे होती है और ख़त्म कैसे होती है, ये सब लास्ट में। सेम वही चीज़ इनकम टैक्स के साथ भी है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड वन, लाइन से चलते। सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 ने
जो बोला वो ये बोला, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। पहला पॉइंट सुन लो पहले, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोलो, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 19, नहीं समझ में आई बात। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1960, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1960। क्यों 2? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 1961 कब से इफेक्टिव हुआ होगा? 1 अप्रैल 1962, यानी असेसमेंट ईयर 62-63। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, इससे कंफ्यूजन दूर हो गया। पहला क्या है? दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अच्छा जी, कहाँ एप्लीकेबल होता है? पूरे हिंदुस्तान पे? हाँ, पूरे हिंदुस्तान पे, लेकिन किस स्टेट को छोड़कर? ना मेरे लाल, इतनी मार खाओगे, ये पूरे हिंदुस्तान पे लगता है, हर जगह में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो। इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नोट कर लो। अब बताओ हम इस एक्ट का क्या नाम दें? इसने बताया ये नाम दो, तो हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये ऐसे ही नहीं आया, ये सेक्शन 1 ने नाम दिया है। किसने नाम दिया है? नोट कर लो। तो अब अगर हमसे पूछा जाए सेक्शन नंबर 1 क्या है, तो हम तो आराम से जवाब दे देंगे। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हाँ बताओ, तीनों पॉइंट बताओ बिना देखे। हमें क्या पढ़ना है? सुनो इधर, इनकम टैक्स लॉ। हम यहाँ केवल एक्ट पढ़ने बैठे नहीं हैं, हम क्या पढ़ने के लिए बैठे हैं? इनकम टैक्स लॉ। और लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान देंगे इधर। लॉ में सबसे पहले आता है एक्ट, जिसको हम नाम देते हैं इनकम टैक्स एक्ट, और एक्ट का नंबर है 1961। हमको रूल्स भी पढ़ने हैं। एक्ट तो हमें ये बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। एक्ट का मतलब क्या होता है? डू दिस एक्ट एंड डोंट डू दिस एक्ट, यही तो है। ये काम करना है और ये काम नहीं करना। कैसे करना है ये कौन बताएगा? रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये भी पढ़ना है।
तीसरा, नोटिफिकेशंस। क्या पढ़ोगे? गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफिकेशन देने का। सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बीच में नोटिफिकेशन देती है कुछ अमेंडमेंट के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, उसको भी हम लोग देखते रहेंगे। हमको केवल एक्ट नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। सर्क्यूलर्स, ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पर एप्लीकेबल होता है कि कौन सा काम किसको कैसे करना है और कौन सा काम किसको कैसे निपटाना है। इसको हम कहते हैं सर्क्यूलर्स। एक्सप्लेनेशंस देखने हैं। क्या देखने हैं? कभी कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। क्या करती है? एक्सप्लेन करती है एक्सप्लेनेशंस के थ्रू। और लास्टली हमको देखना है जजमेंट या केस लॉज। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अथॉरिटी के केस लॉज। क्लियर है? डिस्प्यूट होते समय ये चीज़ें क्लियर है। हमें कभी इसका सहारा लेना पड़ेगा, कभी इसका सहारा, कभी इसका सहारा, कभी इसका और कभी इसका। क्लियर है? हटा सकते हैं कि कोई दिक्कत है इसमें? नोट करना है कर लो। ट्रेड नोटिसेस भी होते हैं, ऑफिसर्स के पावर्स वगैरह उसमें होते हैं डिपेंड। हटाएं। हमने अब तक सेक्शन 1 देखा। क्या देखा? सेक्शन 1। एक कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा होगा, या तो तुम लोग के दिमाग में आता ही नहीं कंफ्यूजन। आना क्या चाहिए था? सर जो आपने हमें बताया फाइनेंस एक्ट 2015 जो हमारे एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, यानी असेसमेंट ईयर 16-17। अब तो देखकर समझ में जाओगे, फाइनेंस एक्ट 2015 का मतलब है असेसमेंट ईयर 16-17। इस जो बजट में पेश किया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए, फाइनेंस एक्ट क्या क्या शामिल करता है? क्या क्या शामिल करता है? केवल और केवल इनकम टैक्स, केवल और केवल ना। गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकती है, इनकम टैक्स से शामिल करेगा, एक्साइज से, उसके भी इस फाइनेंस एक्ट में प्रोविजंस आते हैं जो अमेंडमेंट और चेंजेस आते हैं। बोलो। एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, सीएसटी, सारी चीज़ों का इसमें प्रोविज़न रहता है। सेंट्रल लेवल के जितने भी रेवेन्यू बेस्ड एक्ट है। क्लियर हुआ? हटा दें। हाँ जी, सेक्शन 1 3 चीज़ें बोलता है। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन नंबर 2, बेसिकली हर एक एक्ट में एक्सेप्ट तुम लोग सर्विस टैक्स को अगर छोड़ दो, सर्विस टैक्स एक्ट नहीं है, मैंने एक्ट नहीं बोला, सर्विस टैक्स को अगर छोड़ दो, मैंने क्या बोला? बेसिकली हर एक एक्ट में जो डेफिनीशन पार्ट होता है वो हमेशा सेक्शन 2 ही होता है। ये सेक्शन 2 आपको हर चीज के बारे में डेफिनीशन देता है। अगर आपको इनकम की डेफिनीशन चाहिए, गो विद सेक्शन 2। अगर आपको एमलगमेशन की डेफिनीशन चाहिए, सेक्शन 2 में चले जाओ। वेंचर कैपिटल की डेफिनीशन चाहिए, सेक्शन 2 में चले जाओ। जिसकी डेफिनीशन आपको चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, पर्सन की डेफिनीशन, सारी चीजें इसमें आएंगी। मतलब सारी डेफिनीशंस कौन रखेगा, कंसिस्ट करेगा? सेक्शन 2, यानी मैक्सिमम ऑफ द डेफिनीशन विल बी कवर्ड बाय सेक्शन 2। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनीशन पार्ट में, सारी डेफिनीशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनीशन पार्ट है जो डिफाइन करता है किसको? पर्सन को। किसको डिफाइन करता है? और मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7 तरह के पर्सन होते हैं। तुम लोग क्या हो? तुम लोग इंडिविजुअल्स हो, पर्सन्स का पार्ट हो। There are 7 types of persons. पहला इंडिविजुअल,
सुनो ढंग से, दूसरा HUF जिसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या बला है, जरा इसके बारे में सुन लेते हैं। ये HUF क्या है? HUF के लिए कभी किसी कानून के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। HUF ऑटोमेटिक जनरेट होता है। HUF के लिए हमको किसी के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार अपने आप जनरेट होते रहते हैं, हाँ या ना? ये कहलाता है HUF। ये कहलाता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस फैमिलीज शामिल नहीं है। हाँ, सिख जैनीज इसके पार्ट हैं। सिख फैमिली और जैनीज इसके पार्ट हैं, यानी वो HUF का पार्ट में आएगी। क्लियर है? हाँ, इस घर में कई सारे मेंबर्स होते हैं और उस घर को चलाने का एक ही बंदा होता है जिसका उस घर पर दबदबा या डोमिनेंट पोजीशन होती है, जिसको हम कहते हैं कर्ता, कर्ता धर्ता। तो कर्ता, क्लियर है? उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कर्ता। नॉर्मली एक मेल मेंबर होता है, नॉर्मली, जरूरी नहीं, नॉर्मली एक मेल मेंबर होता है। हाँ, इस घर में जो सदस्य होते हैं उनको हम को-पार्टनर्स बोलते हैं, सहभागी। जो इस घर के सदस्य होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? को-पार्टनर्स, यानी सहभागी। क्या नाम देते हैं? को-पार्टनर्स। ये HUF दो तरीके के होते हैं, ढंग से सुनना इधर। ये HUF ऑल ओवर इंडिया में दो तरीके के पाए जाते हैं। इसकी भी प्रजातियां हैं। कितने तरह की? एक प्रजाति या एक तरह के संप्रदाय को कहते हैं मिताक्षरा संप्रदाय। मिताक्षरा संप्रदाय। और दूसरा होता है दयाभाग संप्रदाय। हाँ जी, आने दो ना, अभी लिखा है, खत्म नहीं ना किया। ये मिताक्षरा संप्रदाय क्या है और ये दायभाग संप्रदाय क्या है? नाम से ही पता चलता होगा। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसकी मीनिंग क्लियर हो जाती होगी। मीत ना मिला रे मन का, है ना? मीत, मीत मतलब दोस्त, फ्रेंड्स, हाँ या ना? अरे बोलना। मिताक्षरा, बच्चा पैदा हुआ नहीं घर पे, वो चिल्ला रहा है वहाँ वहाँ। इसका मतलब ये, अरे बोल तो इधर सन्नाटे में ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देख, घूर रहे हो, खा जाओगे कच्चा। हम बोलो तब से ऐसे हमको घबराहट हो रही थी अंदर से। हम बोलो मिताक्षरा संप्रदाय क्या होता है? जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ, अपनी आइडेंटिटी पाया, तुरंत मान लो कि वो अपना हिस्सा मांग रहा है घर की जायदाद में। वो इसीलिए रो रहा है। वो रो नहीं रहा है बेसिकली। क्या उस बच्चे के रोने पर तुम लोग रोते हो, हंसते हो? वो रो रहा है, तुम लोग हंसते हो। वो हंसते, बात समझना। और वो रोता है कि भैया मेरा हिस्सा दो, मैं पैदा हो गया, मुझे मेरा हिस्सा दो। पैदा होते ही उसका हिस्सा बन जाता है घर की जायदाद में। वो नाम है इसीलिए मिताक्षरा, मित्र बन गया। पैदा होते ही क्या बन गया? बंधु बन गया। नहीं समझे? इसको हम कहते हैं मिताक्षरा संप्रदाय। और यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा, दाएं भाग को थोड़ा सा टेढ़ा करो तो दया नजर आएगी, नहीं? तो यहाँ पर अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो इसका मतलब अब उनके बाप जब तक जिंदा हैं तब तक ये बच्चा अपने माँ बाप के रहमो करम पर जिंदा रहेगा, दया पर जिंदा रहेगा। नहीं समझे? नहीं, यानी पैदा होते ही वो इसलिए रो रहा है कि मैं गलत जगह आ गया, मैं गलत जगह आ गया। उसको हम कहते हैं दाएं भाग। अब उसका कोई हिस्सा नहीं है जब तक कि उसका हिस्सा उसको ना दिया जाए।
और देंगे कैसे? जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक उसको उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। इसको हम कहते हैं दाय भाग संप्रदाय। तो हम लोग कहाँ हैं? उग्रमिताक्षरा में। जाओ मांग लो, हिस्सा मांग लो। तुम लोग कहाँ पे हो? अरे बताओ ना, दाएं भाग में। पापा खूब मारते इसको। हाँ बोलो। अपने बारे में ही नहीं मालूम। तुम लोग कहाँ पे हो? यहाँ पे हो। ये एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा लगता है क्या? तो अब घर जाते ही क्या बोलोगे? बड़ी खुशी मिल रही होगी। हटाए? नोट हो गया? हाँ बोलो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पर्सन में पहला था इंडिविजुअल, पर्सन में दूसरा है एचयूएफ। अच्छा, इसने कहा सर हम इसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और उसके बाद जो कमाएंगे गवर्नमेंट को क्या दिखाएंगे? ठेंगा। गवर्नमेंट को क्या दिखाएंगे? ठेंगा। पार्टनरशिप कर ली। क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली। बात समझना, इधर देख। पार्टनरशिप कर लिया तो गवर्नमेंट को क्या दिखाएंगे उसके बाद? हम इंडिविजुअल तो हैं नहीं। मैं इंडिविजुअल हूँ या नहीं? नहीं, मैं मैरिड हूँ, मैरिटल स्टेटस मैरिड है। इंडिविजुअल कैसे? सिंगल थोड़ी। लेकिन यहाँ पर वो वाला हिसाब किताब नहीं चलता। मेरी वाइफ लिखती है इनकम टैक्स रिटर्न में इंडिविजुअल, हम लिखते हैं इंडिविजुअल। है तो गलत ना, लेकिन क्या करोगे, रूल के हिसाब से चलना है। हाँ बताओ, तीसरा क्या है? पार्टनरशिप। शामिल कर दें इसमें। गवर्नमेंट ने कहा बेटा ज़्यादा मूर्ख मत बनाओ, पार्टनरशिप कर लिए, बोल रहे हो ना हम इंडिविजुअल है ना एचयूएफ है, टैक्स नहीं लगेगा, कमाते रहेंगे। अरे ऐसे कैसे कमा लोगे? तुमसे हम क्या ले लेंगे? क्या बना करके? पर्सन बना करके। क्या बना करके? लोगों ने कहा सरकार को तू डाल डाल, मैं पात पात। तुम जो कानून बनाओगे उसको तोड़ने के लिए तो हम हैं ही। हम लोग पार्टनरशिप करेंगे लो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप तब माना जाता है जब ये दो कंडीशंस पूरी हों। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म की तरह एज सच एसेस्ड तब किया जाता है जब ये दो कंडीशंस पूरी हों। कौन सी कंडीशंस? पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, यानी रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और दूसरी कंडीशन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइंड होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिफाइंड होना चाहिए। इफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर मेट, then in that case the partnership firm will be treated as a partnership firm, will be assessed as such. But if any one of these two conditions are missed or skipped, or both of these two conditions are missed, then in that case ये दोनों लोगों ने पार्टनरशिप बनाई लेकिन वर्बल बनाई, एग्रीमेंट नहीं बनाया। इन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई, एग्रीमेंट रजिस्टर करवाया, लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? क्या उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं बोल सकते। इन लोगों ने फिर सरकार को मूर्ख बना दिया और सरकार ने उसको फिर एक नाम दे दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जितने भी तुम कर लो जतन, तुमको तो पर्सन माना ही जाएगा। आपने पार्टनरशिप की, एग्रीमेंट नहीं किया या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिखाया, तो अब या तो आप एओपी में आओगे, किस में आओगे? या तो फिर आप बीओआई में आओगे। किस में आओगे? एओपी या बीओआई। थोड़ी देर बाद देखते हैं एओपी क्या होता है और बीओआई क्या होता है। फिफ्थ, लोकल अथॉरिटी, सॉरी कंपनी। इन लोगों ने कंपनी बनवा ली, क्या कर ली? कंपनी रजिस्टर करवा ली, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जो भी हो। सरकार ने कहा कमाएगी तो कंपनी भी कमाएगी, कंपनी भी, उसको हम पर्सन मानेंगे, नहीं मानेंगे? लोकल अथॉरिटी, जो जीडीए होता है, डीडीए है, हाँ या ना, रोडवेज है, ये सब क्या है? लोकल अथॉरिटीज, कॉरपोरेशंस। And the last one is artificial judicial person। इंसान पर तो टैक्स लगाया ही लगाया, भगवान पे भी टैक्स लगा दिया। किस पर? पॉसिबल है? हाँ है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर हैं उनको भी टैक्स के दायरे में ला दिया। लोग करते क्या थे? घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, छोटा सा मंदिर, और बहुत बड़ा दान पात्र कर दिया। ब्लैक मनी को वाइट मनी करना है, रात में खुद उसमें पैसा डाला, झोला भर भर करके, और सुबह ताला। कमाल हो गया, कमाल हो गया, भगवान ने छप्पर फाड़ करके दिया है कि नहीं? तो लोग टैक्स लेने आएंगे तो कहेंगे जाओ भगवान से ले लो। बेटा भगवान से नहीं लेंगे, तेरे से ही लेंगे। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको भी हम लोगों ने क्या माना है? पर्सन। इनसे भी हम टैक्स लेंगे। अब जरा इसको और इसको क्लियर करते हैं, दो चीज़ों को। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मेरे साथ 3 पार्टनर है, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ये इंडिविजुअल है। अब हम दोनों पार्टनर बन रहे हैं, मैं फर्म और ये इंडिविजुअल, दोनों मिल करके पार्टनर बन रहे हैं। मैं पार्टनरशिप फर्म और ये इंडिविजुअल, दोनों मिल करके पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो किस में आएंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। लेकिन अगर मैं भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, तो किस में आएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। मैं एचयूएफ हूं, मैं क्या हूं? और ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करता हूं। अब एचयूएफ और फर्म के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, क्या बनेगा? एओपी और बीओआई? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन कोई भी हो सकता है, मिक्स। लेकिन अगर केवल इंडिविजुअल 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 के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा तो वो क्या माना जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बात समझ में आई? अपने आप क्लियर हो गया? नाम अपना काम खुद बता रहे हैं, हमें बताने की जरूरत। अगर ये 3 लोग मिलकर कोई काम करेंगे, अगर ये 2 लोग मिलकर काम करेंगे, अगर ये 2 लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर केवल ये रहे तो वो कहा जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर है?
अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। बचा क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, द लास्ट वन पॉइंट। दो पार्ट में तोड़ दो, पहला आर्टिफिशियल पर्सन और दूसरा जुडिशियल पर्सन। ऐसा दिया नहीं है, मैं केवल तुम लोग को दिमाग में रखने के लिए ये चीज़ इस तरह से बता रहा हूँ। दो तरह से इन नामों को हम लोग ले सकते हैं, पहला आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा जुडिशियल पर्सन। इसकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, लिक्विडेशन में चली गई। क्या चली गई? और जैसे ही ये कंपनी लिक्विडेशन में गई, जैसे ही कोर्ट ने इसका लिक्विडेशन स्टार्ट किया, तुरंत लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ इस कंपनी में, सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज़ अब इस लिक्विडेटर की हो गई। अब ये उन एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करेगा। करेगा ना? ये किसकी जिम्मेदारी है? लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है। टैक्स किससे लेंगे अब? लिक्विडेटर से लेंगे या डायरेक्टर से लेंगे? लिक्विडेटर से लेंगे। डायरेक्टर से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अब उसकी छुट्टी हो चुकी है। जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, कंपनी के सारे कर्मचारियों की छुट्टी, कंपनी के सारे डायरेक्टर की छुट्टी, और शेयर होल्डर्स का नाम बदल करके कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो जाएगा। देखो ना, सबकी छुट्टी हो गई। तो उस जुडिशियल पर्सन को, उस लिक्विडेटर को हम किस नाम से जानेंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से। अगर कुछ भी अब कंपनी कमाएगी, किससे टैक्स लेंगे? उस लिक्विडेटर से लेंगे। हाँ या ना? आर्टिफिशियल पर्सन, भगवान के नाम पर मंदिर बना दिया और दान पात्र रख दिया। जो कुछ भी अब भगवान कमाएंगे उसका टैक्स हम ही को देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से, जो पर्सन इन चार्ज होगा। क्लियर है? तो देवी देवताओं की मूर्ति हो या मंदिर हो, वो सब आएंगे आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? अब हमसे कोई पूछे कितने तरह के पर्सन्स होते हैं? 7 तरह के। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दैट्स इट। बोलो, सातों के नाम बताओ तो जल्दी जल्दी। सातों बताओ तो बाबू। हाँ बोलो तो। एओआई, बीओआई, ये तो तुषार कपूर बन रहा है। एओ बीओ। हाँ बोलो, हो गया। इतना स्पीड में ना बोलो कि जबान लड़खड़ाने लगे। हाँ बोलो, आराम से आराम से, पैर भी चल रहे हैं तुम्हारे, अभी आगे बढ़ जाओगे। हाँ बोलो। एओपी बीओआई कौन बोलेंगे? तुषार कपूर नहीं बनना। हाँ बोलो। देख देख करके तू बोल रहे हो। बताते बताते नजर उधर जा रही है, फिर बता रहे हो। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। हाँ बोलो। दूसरा बोल रहा है तो हंस रही है, खुद भी गलती हुई। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, सेक्शन 1 क्या बोलता है, जल्दी बताओ तो। बोलो। बताओ। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। फर्स्ट अप्रैल 1962। इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर।
हम लोगों ने दो ही चीज़ देखा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में देखा दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 देखा था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। नाम याद रखना कितना आसान है, जरा देखो, अब हमको रटने की जरूरत नहीं है। कितने हैं ये? तो ये तो मालूम है डेफिनेशन किस में आता है, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 7 तक पहुंच जाए। पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई 3 से ही करना पड़ेगा, +1 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा। नहीं समझे? याद रखना आसान है। ये हो गया सेक्शन 2 31, अपने आप याद रहेगा, याद करने की ज़रूरत अलग से नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 231 कहता है डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन को डिफाइन इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।